अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नातिक टीवी। हमारी आज की वीडियो का मौजू है भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सियासत। इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर को पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर और भारत में पहले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और अब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के आइनी इर्तिका और पॉलिटिक्स का जायज़ा लेंगे, मगर उससे पहले ज़मीनी हक़ाइक़ का मुख्तसर सा तारुफ़। बरसग़ीर की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर तकरीबन 85,000 मुरब्बा मील के रकबे पर मुहित थी। इस 85,000 मुरब्बा मील रकबे का इस वक्त 55% भारत के पास, 30% पाकिस्तान के पास और 15% चीन के कंट्रोल में है। आबादी के तनासुब से देखा जाए तो 70% आबादी भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रहती है, जबकि 30% आबादी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाकों में रिहाइश पजीर है। चीन के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में आबादी न होने के बराबर है। भारत के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में जम्मू, वादी कश्मीर, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर शामिल हैं। जम्मू के मगरबी इलाकों में मुसलमानों की और मशरकी इलाकों में हिंदुओं की अक्सरियत है। यहाँ के लोग हिंदी, पंजाबी और डोगरी बोलते हैं। वादी कश्मीर में बसने वालों की अक्सरियत मुसलमान है और यहाँ उर्दू और कश्मीरी बोली जाती है। लद्दाख का गैर गुंजान आबाद इलाका तिब्बती बुद्ध मत के पैरोकारों और शिया मुसलमानों पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग बल्ती और लद्दाखी ज़ुबानें बोलते हैं। ओवरऑल जम्मू और कश्मीर में 53% आबादी कश्मीरी, 20% आबादी डोगरी, 9% आबादी गोजरी, 8% आबादी पहाड़ी और तकरीबन 2.5% आबादी हिंदी बोलती है। इंतज़ामी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2 डिवीजन्स पर मुश्तमिल है, जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन। जम्मू डिवीजन में जम्मू डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा आबादी वाला और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कश्मीर डिवीजन में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जबकि शुपियां डिस्ट्रिक्ट की आबादी सबसे कम है। जिस एरिया को आजकल भारत में यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के नाम से जाना जाता है, वो 2 अजला पर मुश्तमिल है, लेह और कारगिल। जी हाँ, कारगिल वॉर वाला कारगिल ही। इस इलाके से कई दरिया निकलते हैं और रिवर वैलीज हैं जिनमें कहीं कहीं आबादी देखने को मिलती है। इंडस, श्योक, नुब्रा वैलीज लेह डिस्ट्रिक्ट की अहम वादियां हैं। इसी तरह सुरू, दराज और जंस्कर कारगिल डिस्ट्रिक्ट की अहम वादियां हैं। लद्दाख एक स्पेर्सली पॉपुलेटेड एरिया है और इसकी आबादी महज 3.25 लाख के करीब है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत अमल में आई है। इस एक्ट को समझने के लिए जम्मू कश्मीर की आइनी और कानूनी तारीख को समझना इंतहाई ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता था, जिसमें रियासत को अपना आइन बनाने का हक दिया गया था। 1950 के अवाखिर में ही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो उस वक्त के वजीर आज़म थे, उन्होंने ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि रियासत की कानून साज असेंबली बनाई जाए। 1951 में बालिग राय दही की बुनियाद पर होने वाले इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कामयाबी हासिल कर ली। 1952 में भारतीय हुकूमत और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिसे दिल्ली एग्रीमेंट या मुआहिदा दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इस मुआहिदे के मुताबिक कॉन्करेंट लिस्ट के अलावा के दीगर मामलात जम्मू और कश्मीर की हुकूमत के हवाले कर दिए गए। आमतौर पर हिंदुस्तान की दीगर रियासतों में ये हकूक मरकजी हुकूमत के पास होते थे। 1954 में भारतीय सदर ने एक आइनी ऑर्डर इशू किया, जिसमें दिल्ली एग्रीमेंट में होने वाली टर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया। इस ऑर्डर के तहत आर्टिकल 35A इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर के बाशिंदों को स्पेशल राइट्स दिए गए। इस शिक के तहत कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स जमीन की खरीदो फरोख्त, वोट, इलेक्शन लड़ने और वोट देने और सरकारी मुलाजमत के हसूल के लिए अहल करार दिए गए।
غیر ریاستی باشندوں کو یہ حقوق حاصل نہیں تھے۔ 1957 میں جموں و کشمیر کا آئین نافذ کیا گیا۔ ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے صدر ریاست اور ہیڈ آف گورنمنٹ کے لیے وزیر اعظم کے ٹائٹل کا انتخاب کیا گیا۔ یہ نومنکلیچر 1965 تک برقرار رہا۔ 1959 میں بھارتی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا جس کے تحت صدارتی آرڈرز کا جموں و کشمیر کی اسمبلی سے اپروول ضروری قرار دیا گیا۔ 1968 میں بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ آرٹیکل 370 بھارتی آئین کا مستقل حصہ ہے۔ 2016 میں بھارتی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ آرٹیکل 370 جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی سفارشات کے بعد ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ 2018 میں کشمیر میں گورنر رول نافذ کر دیا گیا۔ 2019 میں آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی 1957 سے نافذ العمل جموں کشمیر کا آئین بھی بے اثر ہو گیا۔ بھارتی سپریم کورٹ اس فیصلے کو آئینی قرار دے چکی ہے۔ آئیے اب ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں آپریٹ کرنے والی سیاسی جماعتوں کی تاریخ اور کردار کا جائزہ لیتے ہیں۔ جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس تاریخی اعتبار سے بھی اور موجودہ دور میں بھی جموں و کشمیر کی سیاست میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی بنیاد 1932 میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے نام سے شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس نے رکھی تھی۔ 7 سال بعد 1939 میں اس کا نام مسلم کانفرنس سے تبدیل کر کے نیشنل کانفرنس رکھ دیا گیا۔ اس تبدیلی کا مقصد تمام مذاہب کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا تھا۔ 1941 میں چودھری غلام عباس کی قیادت میں ایک گروپ نیشنل کانفرنس سے الگ ہو گیا اور پرانی مسلم کانفرنس کو ریوائیو کیا۔ بعد میں 1947 میں نیشنل کانفرنس نے کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق اور مسلم کانفرنس نے کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی حمایت کی۔ پارٹیشن کے بعد سال 2002 تک نیشنل کانفرنس کسی نہ کسی صورت میں حکومت کا حصہ رہی ہے۔ 2009 سے 2015 تک بھی نیشنل کانفرنس حکومت میں رہی۔ 1951 کے انتخابات کے نتیجے میں بننے والی نیشنل کانفرنس کی حکومت 1953 میں شیخ عبداللہ کی گرفتاری کے بعد ختم ہو گئی۔ شیخ عبداللہ کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ 1965 میں نیشنل کانفرنس انڈین نیشنل کانگریس میں ضم ہو گئی۔ اس دوران شیخ عبداللہ ایک بار پھر بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے اور 3 سال تک قید میں رہے۔ شیخ عبداللہ کے پلیبیسٹ فرنٹ نے مرکزی حکومت کے ساتھ ایک ڈیل کے نتیجے میں 1975 میں اپنے پلیبیسٹ فرنٹ نامی آرگنائزیشن کا نام دوبارہ سے نیشنل کانفرنس رکھ لیا۔ 1977 میں ایک دفعہ پھر نیشنل کانفرنس فاتح رہی اور شیخ عبداللہ وزیر اعلیٰ بنے۔ 1982 میں شیخ عبداللہ کی وفات پر ان کے بیٹے فاروق عبداللہ وزیر اعلیٰ بنے اور پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ 1983 کے انتخابات میں بننے والی نیشنل کانفرنس کی حکومت بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکی اور پریزیڈنشل رول کا شکار ہو گئی۔ 1987 میں ہونے والے انتخابات میں نیشنل کانفرنس نے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ اتحاد کیا اور ایک بار پھر فاروق عبداللہ وزیر اعلیٰ بنے۔ تاہم 1990 میں ایک بار پھر انہیں پریزیڈنشل رول کی وجہ سے برطرف کر دیا گیا۔ 1996 میں ہونے والے انتخابات میں بھی نیشنل کانفرنس نے 87 سیٹوں میں سے 57 پر کامیابی حاصل کی اور حکومت بنائی۔ ان الیکشنز پر دیگر الیکشنز کی طرح دھاندلی کے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں۔ 2002 میں ہونے والے انتخابات میں نیشنل کانفرنس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یہ جماعت محض 28 سیٹیں جیت سکی۔ 2002 کے انتخابات میں ایک اور جماعت جموں اینڈ کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بھی ایک سنجیدہ سیاسی طاقت کے طور پر میدان میں آئی۔ 1999 میں قائم کی گئی پی ڈی پی کی بنیاد مفتی محمد سعید نے رکھی تھی۔ مفتی محمد سعید 2002 سے 2005 تک جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ آج کل پی ڈی پی کی قیادت مفتی محمد سعید کی صاحبزادی محبوبہ مفتی کر رہی ہیں۔ 2014 میں ہونے والے انتخابات میں پی ڈی پی نے 28 نشستیں حاصل کی اور بی جے پی سے مل کر حکومت بنائی۔ 10 سال بعد 2024 میں ہونے والے انتخابات میں پی ڈی پی صرف 3 نشستیں جیت سکی ہے۔ 2024 میں ہونے والے انتخابات میں نیشنل کانفرنس 42 سیٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر، جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی 29 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس کی 6 نشستیں ہیں۔
कांग्रेस के हिमायत याफ्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला इस वक्त कश्मीर के वजीर आला हैं। हालिया इलेक्शन में बीजेपी की कारकर्दगी भी मुतासिर कुन है। 2014 में कुल वोटों का 22% लेने वाली बीजेपी ने 2024 में कुल वोटों का 25% हासिल किया। अगरचे बीजेपी की तरफ से वादी में 19 सीटों पर हिस्सा लिया गया, मगर एक सीट को छोड़कर बाकी सब नशिस्तों पर इसकी जमानतें जब्त हुई। हालिया इंतखाबात के नताइज मुस्लिम डोमिनेटेड वैली और हिंदू डोमिनेटेड जम्मू के प्रेफरेंसेस को भी जाहिर करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के लिए वोटर्स की उम्मीदों और गवर्नेंस के मामलात को एक साथ लेकर चलना एक बड़ा चैलेंज है। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर अपने रेवेन्यूज का 68% दिल्ली की यूनियन गवर्नमेंट से हासिल करता है। वसूलियों की इस अरेंजमेंट के साथ बीजेपी की मरकजी हुकूमत के साथ ताल्लुकात एक हद तक ही खराब किए जा सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा दीगर सियासी जमातें भी कश्मीर में ऑपरेट करती हैं, मगर उनका इलेक्टरल फुटप्रिंट इतना गहरा नहीं है। 2024 में होने वाले इंतखाबात की एक खास बात जमात इस्लामी का इलेक्शंस में हिस्सा लेना भी है। जमात इस्लामी गुज़श्ता कई इलेक्शंस का बॉयकॉट करती आई है और सेल्फ डिटर्मिनेशन या हक़ खुद इरादियत की हिमायती है। जमात इस्लामी कोई सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। जमात से ज्यादा बेहतर कारकर्दगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की रही, जो एक सीट जीतने में कामयाब हुए। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली इन जमातों के अलावा ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी कश्मीर की सियासत में एक तवाना आवाज है। हुर्रियत के नजदीक कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और कश्मीर पर हिंदुस्तान के कब्जे की कोई कानूनी या इखलाकी हैसियत नहीं। ये कश्मीर को एक अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन के तौर पर देखती है। हुर्रियत की ये पोजीशन पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन के करीब समझी जाती है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को OIC में ऑब्जर्वर्स स्टेटस भी हासिल है। APHC 2 दर्जन से जायद जमातों का इत्तेहाद है। इसमें शामिल अहम जमातों में मीरवाइज उमर फारूक की अवामी एक्शन कमेटी, यासीन मलिक की जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जरून भट्ट की कश्मीर बार एसोसिएशन शामिल हैं। APHC इस वक्त धड़ाबंदी का शिकार है और इस वक्त इसके 3 धड़े हैं। तो व्यूअर्स, ये था हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सियासत का मुख्तसर अहवाल। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया।